गुड इवनिंग सभी को। देखो अपन चैप्टर 10 कर रहे थे आहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने बताया था आपको। तो अपन ने ये सारा कर लिया था, आहार के परिचय, आहार का महत्व, आहार के भेद, ये विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स थे वो सारे कर लिए थे अपन ने। ठीक है, तो भोजन विधि और आहार विधि विधान अपन ने सेकेंड वीडियो में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी, मतलब ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने करेंगे, ये भी अपन ने कर लिया था, आहार ग्रहण करने की विधि, ये हो गए थे 10। आहार मात्रा निश्चयात्मक विधि, मात्रा पूर्व आहार के लक्षण, ये भी अपन ने कर लिया था। मात्रा दो प्रकार की होती है, ये भी अपन ने कर लिया था। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बोला था कि अष्ट एक वर्ड आया था, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन को लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आया, आपने ये 8 नाम लिख दिए, काफ़ी है। 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो पूरा पेज लिखना पड़ेगा, 2 पेज होगा या 3 पेज होगा, जितना ना। एक भी वर्ड मिस मत करना इस नोट से। अगर इस नोट्स को भी आप शॉर्ट करोगे ना, फिर कुछ नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, साफ साफ बोल रहा हूँ। 2 नंबर में आया कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन लिखिए, आपने लिख दिया, ये 8 नाम लिख दिए। अष्ट यानी 8, ठीक है। आहार विधि विशेष आयतन, तो अष्ट यानी 8, आहार विधि मतलब भोजन करने की विधि, विशेष आयतन मतलब ये विशेष है, स्पेसिफिक है, इनको अपन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन मतलब ये भोजन के 8 एक मापदंड है। ठीक है, 8 विशेष आयतन है, इनको अपन को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसी के अनुसार भोजन करना चाहिए। तो समझते हैं क्या ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अष्ट यानी 8 है, तो संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आहार जो विधि विधान था, जो अपने पिछले क्लास में किया था, लास्ट क्लास में किया था, आहार विधि विधान वो कितने थे टोटल, 10 थे। उसका श्लोक इंपॉर्टेंट था, उष्णम स्निग्धम, ठीक है, मात्रावर्तम जो श्लोक था वो आपको इंपॉर्टेंट था, वो याद करना चाहिए था। ठीक है, तो अपन ये करेंगे अष्ट आहार विधि विशेषायतन। तो अष्ट से 8 हो ही गया था, स्टार्ट करते हैं। 8 आहार विधि विशेषायतन क्या है? पहला प्रकृति, दूसरा करण, तीसरा संयोग, चौथा राशि, पांचवा देश, छठा काल, सातवां उपयोग संस्था और आठवां उपभोक्ता। ठीक है, उपयोक्ता जो भी अपन मतलब जो भोजन करने वाला वो, ये 8 है। आठों के नाम याद होने चाहिए कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपभोक्ता। ये आपके मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में आएगा और लाइफ टाइम काम आता रहेगा, क्योंकि ये पीजी में भी आता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई बताने वाले कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान वाली बात। अब इसको समझते हैं कि प्रकृति क्या है, करण क्या है, संयोग क्या है क्या बवाल ये। तो इसको समझते हैं। तो पहला है प्रकृति, तो ये डॉट पे ध्यान दो। जो स्वभाव होता है उसे प्रकृति कहते हैं। अपन जो टेम्परामेंट, अपन ने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है ना, टेम्परामेंट, प्रकृति कि जो स्वभाव होता है। जैसे कि मेरा स्वभाव क्या बताया था मैंने उस समय, वात और कफज। आपने जब मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया सब अपना अपना टेम्परामेंट बताना कि आपकी प्रकृति क्या है। आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप शांत स्वभाव के हो, आपका सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, जो भी है, आप किस तरह के व्यक्ति हो, टेम्परामेंट कैसा है। तो ये बोलता है कि प्रकृति जो स्वभाव है, जो नेचर है उस व्यक्ति का, उसे ही प्रकृति कहते हैं। मतलब जिसका बोलते हैं ना कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। आपने वो कबूतर वाली और बिल्ली वाली कहानी सुनी ना, बिल्ली उससे पूछती है कि आप मुझे क्यों घूर घूर के देख रहे हो, तो वो कबूतर बोलता है कि बिल्ली मौसी मेरा तो स्वभाव भी ऐसा है। ठीक है, तो बोलते ना कि यार ये व्यक्ति खड़ूस सा दिखता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है खड़ूस टाइप का, उसको नॉर्मल है, उसके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि वो खड़ूस टाइप का है। वो से व्यक्ति होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और देख के लगता है कितना प्यारा है, उसका स्वभाव है, टेम्परामेंट है। ठीक है, तो जो स्वभाव होता है उसे प्रकृति कहते हैं। ये तो गई एक ह्यूमन वाले की बात। अब यहाँ पे करते हैं आहार वाली बात। जो स्वभाव होता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। वह स्वभाव आहार और औसत द्रव्यों में स्वभावतः रहने वाले गुरु लघु आदि गुणों का ही है। अपन ने गुण पढ़े ना 20, गुरु मंद शांत मृदु स्थिरा, कि किस तरह के गुण है उस भोजन में, उसका स्वभाव क्या है। जैसे उड़द गुरु है और मूंग लघु है, को दाल है, दोनों उड़द की दाल और मूंग की दाल एक ही फैमिली में है, सिम्बी धान्य में है। ठीक है, एक ही फैमिली में दाल है, लेकिन एक गुरु है एक लघु है। गुरु यानी एक तो देरी से पचती है, एक जल्दी पच जाती है एक ही फैमिली की, लेकिन उनका टेम्परामेंट अलग अलग है। कि भाई दाल एक ही फैमिली, फैमिली मतलब वो फैमिली नहीं है, लेकिन एक तरीके से लेग्यूमिनस दालें लेग्यूमिनस में आती हैं, और अपन आयुर्वेद में सिम्बी धान्य में आती हैं। आयुर्वेद में सिम्बी धान्य में आती है, चैप्टर नंबर 5, ये 5 या 6 नंबर का चैप्टर है, 7वां नंबर का चैप्टर है शायद, हाँ 7वां नंबर का चैप्टर है अष्टांग हृदय में, वो सिम्बी में आती दालें हैं, लेकिन एक जल्दी पच रही है, एक देरी से पच रही है। तो उड़द मतलब इनका टेम्परामेंट जो स्वभाव में है, जो प्रकृति में है ना, वो ऐसे ही। अपन बोलते हैं ना कि एक फैमिली के 2 भाई थे, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट है, कोमल है, कितना प्यारा, एक बिल्कुल
ऐसा कैसे कर दिया? तो उन्हें गुस्से वाला होता है। दो भाई एक ही फैमिली के लेकिन अलग अलग टेम्परामेंट है, तो वो जो वही आहार की बात हो रही है यहाँ पे कि एक तो गुरु है, उड़द तो गुरु होती है स्वभाव में और मूंग लघु होती है। इसी तरीके से जो मीट होती है, मांस, सुअर का मांस क्या होता है? गुरु, हैवी, देरी से पचने वाला, ठीक है। और मृग जो हिरण का मांस होता है, लघु, हल्का। तो एक ही है, मांस है दोनों, ठीक है, दोनों मांस है लेकिन दोनों के टेम्परामेंट अलग अलग है। तो वो क्या है? प्रकृति। तो इस प्रकृति को ध्यान में रखकर अपन को भोजन करना चाहिए कि कौन सी चीज पहले जल्दी पच जाएगी। जैसे कि बहुत सी होती है ना, हैवी है, आपको पता है कि भाई उड़द की दाल हैवी है तो कम खानी चाहिए कि पचने में टाइम लगता है। तो प्रकृति का ध्यान में रख के भोजन करना चाहिए आपको। करण, दूसरा, पहला हो गया प्रकृति, तो टेम्परामेंट को ही प्रकृति बोला है, और दूसरा है करण, स्वाभाविक प्राकृतिक गुण युक्त द्रव्यों में जो संस्कार, अन्य गुण उत्पन्न होना, किया जाना, उसे करण कहते हैं। दूसरा है प्रकृति और करण। करण के ओबलिक में आप लिख सकते हो संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो क्या है? जैसे कि किसी के अंदर गुण है, मतलब नेचुरल जो गुण है ना, उनके साथ साथ अन्य गुणों को भी ऐड करना, मतलब एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड करना, वो क्या है? करण कहलाता है। तो ये एक्स्ट्रा क्वालिटी कैसे ऐड करते हैं कि स्वाभाविक प्राकृतिक गुण युक्त द्रव्यों में जो संस्कार यानी अन्य गुण उत्पन्न होना। तो अन्य गुण उत्पन्न होने को बोलते हैं क्या? संस्कार। जैसे कि घी, घी में क्या करता है? पित्त का समन करता है। उसी घी को अपन को वात समक बनाना, मतलब वात दोष को दूर करने वाला बनाना है। उसी घी को अपन को कफ दोष को दूर करने वाला बनाना है। उसी घी को अपन को त्रिदोषक सामक बनाना है। तो गुण ऐड करते जाओ। तो गुणों को ऐड करना संस्कार कहलाता है। क्या मतलब? करण कहलाता है या संस्कार, जो भी बोलना चाहो। तो किस तरीके से करते हैं? जल, ये 10 तरह से होता है एक तरीके से। जल मिला दो किसी चीज में, नए गुण ऐड हो जाएंगे। अग्नि संयोग, गर्म कर दो, नए गुण ऐड हो जाएंगे। शुद्ध, उसको शुद्ध कर दो, साफ कर दो, नए गुण ऐड हो जाएंगे। मंथन, जैसे दही है, दही को अपन मथ देते हैं ना, मथ देते हैं, उसको घोल बना देते हैं, मथ दिया, नए गुण ऐड हो जाएंगे। देश स्थान, ठीक है, देश स्थान के हिसाब से भी नए गुण ऐड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शीत है, दूसरी जगह ले जाओ, वहाँ पे इनका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। काल, जैसे कोई घी है, घी का एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, 1 महीने पुराना है और 100 साल पुराना है, दोनों के नए गुण आ जाएंगे। 100 साल पुराने बोलते हैं ना, वाइन है, दारू होती है, 100 साल पुरानी दारू बहुत अच्छी होती है। तो काल का ये है। 7वां वासन। वासन का मीनिंग शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ अभी। भावना, भावना देते हैं किसी अदरक की रस, जिसमें कुछ रस मिला के भावना मिला देते हैं, जैसे नीम रस की भावना, अदरक की भावना, लहसुन की भावना, मतलब एक तरह की छोकन टाइप, ऐसे समझ लो। काल प्रकर्ष, मतलब बहुत दिन बीत जाने पर एवं विभिन्न अनेक प्रकार के पात्रों में रखने पर, जैसे किसी को चांदी के पात्र में रख दिया, किसी को पीतल के पात्र में रख दिया, किसी को कांच के पात्र में रख दिया। तो उस जो कांसे के, जैसे बोलते हैं ना कि भाई सुबह उठ के तांबे के बर्तन में जो रखा हुआ पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि तांबे के गुण जल में आ जाते हैं, तो नए गुण पैदा हो गए उस जल में। तो ये सारे क्या है? करण है, संस्कार है, नए गुण पैदा करने की विधि है। जैसे आप समझो, इस चीज को समझते हैं। ये सब सेकंड ईयर में आओगे ना, तो एक सब्जेक्ट आएगी आपकी रसशास्त्र में, वैशेज्य कल्पना। तो वैशेज्य कल्पना जो दूसरा पेपर है, उसमें इस करण को विस्तार से बताया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप समझो कि किसी भी चीज में नए गुण ऐड कर रहे हो। जैसे कि ये जल है, कोई ठोस, मतलब कोई चूरन टाइप का है, उसमें जल मिला तो पेस्ट बन जाएगा, नए गुण ऐड हो जाएंगे। अग्नि, कोई चीज़ मतलब कोई ठंडी है, उसको गर्म कर दो, मतलब उष्णता प्रदान कर दो, उसमें गुण नए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। सोच, शुद्ध कर दो, साफ कर दो, शुद्ध करोगे तो ऑटोमेटिक गुण पे ऐड होंगे। मंथन, देश स्थान, काल, वासन, भावना। अब ये वासन का मीनिंग मुझे पता नहीं चल रहा क्या है इसमें, एक बार देख लेता हूँ मैं। इसमें श्लोक तो लिख नहीं रखा, लेकिन फिर भी मंथन, देश, काल, भावन, वासन। वासन का मीनिंग मुझे नहीं पता, फिर भी क्या बता सकता हूँ इसका मीनिंग, फिर भी मैं इसको ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है। कहने का मीनिंग है कि वासन, भावना मैं आपको बता दिया। काल प्रकर्ष, बहुत दिन बीत जाने पर, मतलब वो रखा छोड़ दो किसी चीज़ को बहुत दिनों तक, वो भी गुण चेंज हो जाएंगे। और अनेक प्रकार के पात्रों में रखने पर, तो 8 तो ये हो गए भावना तक। 9वां है बहुत दिन बीत जाने पर, विभिन्न प्रकार के पात्रों में रखने पर। ये 10वां आप रख सकते हो, विभिन्न प्रकार के पात्र। ये मतलब नए गुण ऐड करने की टेक्निक है। तो नए गुणों को ऐड करना एक करण कहलाता है, संस्कार कहलाता है। तो एक तरीके से यह पता है कि भाई अष्टाहार विधियान, प्रकृति, टेम्परामेंट अपन ने देख लिया। करण, करण का मतलब होता है कि नए गुण। जैसे कि अपन सब्जी है, कोई भी सब्जी आप मान लो, जैसे कि कटहल की सब्जी है, केले की सब्जी है, गाजर की सब्जी है, तो उसमें अपन क्या करते हैं? उसको टेस्टी बनाते हैं, नए नए फ्लेवर, मतलब मसाले डालते हैं,
वो भी क्या करेगा, नए गुणों को ऐड कर रहे हैं ना उसमें, वो भी क्या एक तरीके से करण है, संस्कार है, सुगंधित बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को सुगंधित बना रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छा बना रहे हैं, टेस्टी बना रहे हैं, फ्लेवर युक्त बना रहे हैं, वो क्या एक तरीके से संस्कार है, करण है। तो मतलब भोजन की तरीके से भाई इस तरीके से समझ सकते हैं। तो तीसरा है संयोग, दो या दो से अधिक द्रव्यों के परस्पर आपस में मिलने को संयोग कहा जाता है। मतलब संयोग यानी जुड़ना। अब जुड़ने के लिए दो वस्तु चाहिए मिनिमम, एक लड़का और एक लड़की के दोनों का संयोग होता है, मतलब गले मिलते हैं तो संयोग हो रहा है। जब मैंने पदार्थ विज्ञान पढ़ा था एग्जाम्पल दिया था हीरो हीरोइन का, मुझे एग्जाम्पल भी याद होते हैं आजकल तो, क्योंकि मैं कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का संयोग करने से पहले दो होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि दो या दो से अधिक द्रव्यों के परस्पर आपस में मिलने को संयोग कहा जाता है। यह संयोग एक विशिष्ट क्रम करने वाला होता है जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले अलग अलग द्रव्यों में वह कार्य नहीं होता। मधु और घृत का संयोग, मधु मछली और दूध का संयोग। समझो कहने का मीनिंग यह कि मधु और घृत समान मात्रा में शहद और समान मात्रा में घी का संयोग करोगे तो जहर बन जाएगा, नई चीज पैदा हो जाएगी, नया गुण पैदा हो गया। मधु मछली और दूध, और मछली और दूध का संयोग करोगे आप साथ में, समझो इस चीज को कि यहाँ पे इसको हटा देना, ये मधु को हटा दिया, मधु गलत लिख दिया, मछली और दूध का संयोग, कि भाई मछली और दूध का साथ में नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह के संयोग को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो क्या पैदा होगा। जैसे किसी ने समान मात्रा में शहद ले लिया और समान मात्रा में घी ले लिया तो जहर बन जाता है, मतलब विष की तरीके से कार्य करता है। किसी ने मछली और दूध का साथ में संयोग कर दूध सेवन कर लिया तो एक तरीके से उसमें उष्णता पैदा हो जाएगी और वो मतलब एक तरीके से अपच हो जाएगा, उसको बहुत सारे डिजीज पैदा हो जाएंगे। तो इस संयोग का आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, विशेष रूल है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के भोजन करना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका कारण क्या किया गया है, इसमें किस चीज़ का संयोग किया गया है। अगर संयोग गलत चीज़ का होगा तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मतलब आपको जैसे कि अब मधु और शहद, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए, फिर भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है किस चीज़ के साथ संयोग किया गया है इसका, ताकि नया गुण पैदा। बोलते हैं कि अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दो चीज़ों को मिलाओ तो तीसरी चीज़ बन जाती है, Na+Cl, NaCl अपन पढ़ते थे 11th-12th में, भाई NaCl बन गया, ठीक है। Cu+ जिंक, तो जिंक कॉपर को कर देता, ट्रांसफर कर देता, ZnSO4 बन जाता था, अपने पढ़े ना 11th-12th में। तो उसी तरीके से कि किसके साथ संयोग किया है उसका आपको पता होना चाहिए। चौथा है राशि, मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परग्रह राशियां हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई राशि पर टिप्पणी लिखो, क्वेश्चन आता है 2 नंबर के राशि, कि भाई मात्रा और अमात्रा कितनी भोजन करना चाहिए और कितना भोजन नहीं करना चाहिए। उसके लिए 2 प्रकार की राशि हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह राशि किसे कहते हैं, परिग्रह राशि किसे कहते हैं, समझो। सर्वग्रह नहीं, सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड के रूप में प्रमाण ग्रहण करना सर्वग्रह कहलाता है। मतलब भाई अपन को सभी, आपने रोटी भी रख ली, चावल भी रख लिया, आपने सब्जी भी रख ली, इन चीज़ों का एक पिंड बना लिया, मतलब एक तरीके से गुच्छा बना लिया आपने, उसको अपनी प्लेट में अपनी थाली में मिला लिया, वो 1 किलो का प्रमाण हो गया, आपने उसको खा लिया, ठीक है। आपको ये पता नहीं कि भाई 200 ग्राम चावल है, 500 ग्राम, आपने वो सब चीज़ों को मिला लिया, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि कम है, कोई चीज़ कम है, कोई मतलब नहीं है, आपको बस 1 किलो भोजन खाना, सबको मिला लिया, एक पिंड बना लिया उन चीज़ों का और खा रहे हो। एक होता है परिग्रह, आहार द्रव्यों को एक एक करके अलग अलग प्रमाण ग्रहण करने को परिग्रह कहलाता है। कहने का मतलब कि आपको पता है 200 ग्राम चावल खाने हैं, 300 ग्राम सब्जी खानी है, 200 ग्राम रोटी खानी है, टोटल मुझे 700 ग्राम भोजन करना है। इस तरीके से 200 में से 50 ग्राम पानी भी है, 100 ग्राम मिर्ची भी है, मतलब इस तरीके से 2 ग्राम मिर्ची, 2 ग्राम नमक, 2 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम जीरा, इस तरह सब कुछ है। इस तरीके से परिग्रह अलग अलग किया सबको, फिर आपने भोजन किया। हाँ, ये होता कि परिग्रह। सर्वग्रह क्या है, सबको मिलाया, ठीक है, लास्ट में 700 ग्राम खाना है, भाई इतना भोजन खाना है, वो मिलाया, वो सर्वग्रह। सर्व यानी सभी, सर्वग्रह उसमें सभी चीज़ों को ग्रहण कर लिया। परिग्रह यानी अलग अलग एक एक को ग्रहण करना। तो आपको किस तरीके से आप भोजन कर रहे हो वो आपके ऊपर पता है। जैसे बहुत से व्यक्ति बोलते हैं मैंने भोजन खा लिया, अब मुझे लास्ट में मीठा खाना है, या लास्ट में मुझे कुछ चाय पीनी है, दूध पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा। तो आपको अपनी राशि का पता होना चाहिए, क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि मैंने मुझे कितना भोजन करना है, और मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा करना नहीं चाहिए। तो मात्रापूर्वक भोजन करने के जो लक्षण थे कि भाई कुक्षी पर दबाव ना पड़े, पार्श्व प्रदेश में, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा ना, पार्श्व में फटने जैसी पीड़ा ना हो, ठीक है, हृदय सम्यक रूप से गति करता रहे, वो सारी चीज़ें क्या है मात्रापूर्वक लक्षण के निश्चित वो थे ना, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं आपकी मात्रा जो राशि है, क्वांटिटी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो देश, देश क्या है, देश पुनः स्थान को कहते हैं। द्रव्यों को उत्पत्ति और उनके प्रचार से देश को सातम्य को जानना चाहिए कि भाई देश यानी क्या है, हैबिटेट, मतलब किस स्थान पे जो भोजन अपन कर रहे हो वो किस स्थान में पैदा हुआ है, कि जंगल प्रदेश में पैदा हुआ है, आनु प्रदेश में पैदा हुआ है, या मीडियम में पैदा हुआ है। कि जंगल में क्या होता है, उसमें उष्ण गुण पैदा रहेगा, रुक्ष गुण रहेगा,
और अनुप में रहेगा उसमें कप को बढ़ाने वाले गुण रहेंगे। तो प्रदेश के हिसाब से आपको भोजन करना चाहिए कि वह किस किस जगह से उस भोजन को लिया गया है। तो वह आपको द्रव्यों की उत्पत्ति जो आप भोजन कर रहे हो कहाँ से लेके आए हो, मतलब एक तरीके से जांगम में पैदा हुआ है, अनुप में पैदा हुआ है, मीडियम में पैदा हुआ है, उनके हिसाब से आके उन जो औषधि हैं, जो मतलब औषधि क्या मतलब जो खाना है, जैसे उसमें प्रदेश का असर पड़ता है ना, देश का तो असर पड़ता ही है, अपनी मिट्टी का तो असर पड़ता ही है, अपने में पड़ रहा है तो अपन भोजन में भी पड़ेगा, पेट में तो पड़ रहा है, तो वो अपन ऐसा ही भोजन खाएंगे तो अपन भी उसमें वैसे ही गुणों की वृद्धि होगी। इसलिए देश को जानना चाहिए। देश यानी हैबिटेड, आवास किसका, औसत द्रव्यों का। अब है काल। काल क्या होता है, नित्य और अवास्तविक। ये मैंने उस चैप्टर में बताया, अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में बताया, लेकिन यहाँ भी समझ लो कि भाई काल क्या होता है। काल होता है नित्यक और अवास्तविक। नित्यक पहले समझते हैं। अवास्तविक काल विकार रोग की अपेक्षा करता है। अवास्तविक काल में रोग की अवस्था एवं बाल युवा वृद्ध अवस्था माना, और नित्य काल ऋतु सामर्थ्य की अपेक्षा करता है। हेमंत आदि ऋतु में अग्नि जठराग्नि के अनुसार आहार ग्रहण करना। अब समझो इस चीज को कि भाई काल दो तरीके से बांटा है, काल नित्यक और अवस्थिक। नित्यक यानी जो अपन डेली भोजन करते हैं, जैसे सर्दियों में भोजन करते हैं, गर्मियों में भोजन करते हैं, बरसात में भोजन करते हैं, ठीक है। सर्दी गर्मी बरसात जिस तरह के ऋतुओं के अनुसार जो भोजन करते हैं ना, कि भाई इस ऋतु में ये भोजन करना चाहिए, इस ऋतु में ये भोजन करना चाहिए, इस ऋतु में ये भोजन करना चाहिए, वो तो क्या हो गई नित्यक, मतलब नित्यक यानी डेली ऋतुओं के अनुसार भोजन करना। आवस्थिक मतलब एक विशेष अवस्था, अवस्थिक यानी एक विशेष अवस्था में जो भोजन करते हैं। जैसे अब इस समय क्या चल रही है, हेमंत शिशिर ऋतु चल रही है, सपोजिंग इस समय शिशिर ऋतु चल रही है, क्योंकि इस समय फरवरी का महीना एंड शिशिर ऋतु चल रही है, ठीक है, एंड शिशिर ऋतु चल रही है, अब वसंत स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, शिशिर ऋतु खत्म होने वाली है, तो इस ऋतु के अनुसार भोजन कर रहा हूँ। अब मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार आ गया, मुझे लूज मोशन हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, तो एक आगे एक विशेष अवस्था, तो उस विशेष अवस्था में जो बीमारी की अवस्था है उसमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, वो होती है आवस्थिक। या फिर आपको एक विशेष अवस्था वो भी आती है कि बालक है तो बालक को क्या भोजन देना है, युवा है तो युवा को क्या भोजन देना, और वृद्ध अवस्था बूढ़ा व्यक्ति हो गया, अपने घर में जो बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, दादा या दादी, उनको क्या भोजन देना, एक विशेष अवस्था। तो आवस्थिक कि एक विशेष अवस्था में दिए जाने वाले भोजन क्या होता है, आवस्थिक। और नित्यक तो आप जानते हो जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए नित्यक। तो यहाँ पे समझो कि आवस्थिक काल से रोग की अवस्था बाल युवा वृद्धावस्था माना है। मतलब अवस्था का अवस्था यानी अवस्था, अवस्था काल यानी रोगी की अवस्था, कि भाई रोग के अनुसार भोजन देना। किसी को बुखार है तो बुखार के अनुसार, किसी को लूज मोशन है तो लूज मोशन के अनुसार, किसी को टीबी है, किसी को मलेरिया, किसी को अच्छा डिजीज हो ना उसके अनुसार भोजन कराना। और अवस्था कि बालक है तो बालक के अनुसार, युवा है तो युवा के अनुसार, वृद्ध है तो वृद्धावस्था। तो ये तो होगी विशेष अवस्था, तो उसके अनुसार भोजन करना व्यक्ति को। और एक होता है नित्य, नित्य यानी ऋतुओं के अनुसार, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको ऋतुओं के अनुसार भोजन करना चाहिए। तो काल के अनुसार भोजन करना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल हो तो नित्य की अवस्था के अनुसार करो, आप बीमारी से हो तो आप का जो विशेष अवस्था होती है ना अवस्थिक, उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब होता है काल। उपयोग संस्था, यह भोजन करने आहार ग्रहण करने का नियम है, यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है। उपयोग संस्था क्या है कि भाई आपने जो पिछला भोजन किया वो पचा कि नहीं पचा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के अच्छा, मतलब एक तरीके से यह भोजन करने आहार ग्रहण करने का नियम है, यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है। मतलब आहार विधि विधान एक तरीके से उपयोगिता, जो स्वयं मनुष्य आहार द्रव्य भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है, जिसके अधीन ओक सात्यम अर्थात शरीर सात्यम है। उपभोक्ता जिसको भोजन करना है ना वो है उपयोक्ता, ठीक है। इसका मीनिंग समझे कि जिसको भोजन करना है ना उसके अनुसार। यहाँ क्या लिखा है कि ओक सात्यम में, ये ओक सात्यम में क्या होता है कि भाई जब तक आपका मतलब आपकी कैपेसिटी के अनुसार, ओक सात्यम का मीनिंग है कि जो स्वयं मनुष्य आहार भोज्य पदार्थ का उपयोग करता है जिसके अधीन ओक सात्यम मतलब शरीर सात्यम है। शरीर सात्यम का मतलब कि ये मुझे अच्छा लगेगा, ये मेरे को सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अपने अर्थात शरीर सात्यम में है कि नहीं है उस भोजन को, इस हिसाब से ये 8 नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। ये है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अब है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन से लाभ, क्या फायदे होंगे। ये 8 प्रकृतिकरण आदि, मतलब प्रकृतिकरण संयोग याद होने चाहिए कि प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपभोक्ता, ठीक है। ये प्रकृतिकरण संयोग यहाँ पे आदि शुभ अशुभ को देने वाले और आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं, इसलिए अशुक्र आहार को सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मतलब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो जो आपको दुखदायी हो, कष्ट दे रहा हो, उसका भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए अशुक्र आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या करते हैं एक तरीके से शुभ फल देने वाले होते हैं। ये 8 प्रकृतिकरण आदि शुभ फल देने वाले और आपस में एक दूसरे को उपकार करने वाले, मतलब एक दूसरे से आपकी वृद्धि वर्ण को बल को वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, आपकी
शरीर को विकास की ओर आगे ले जाने वाले होते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक्स है सात्यम। अब ये सात्यम का मीनिंग क्या है? सात्यम समझो, यहाँ पे लिखा नहीं फिर भी आप लिख लो यहाँ पे कि सात्यम, इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ कि सात्यम उसे कहते हैं जो नियमित अभ्यास के कारण आत्मा के अनुकूल हो जाता है। कि जैसे कि किसी को सात्यम, रात में जगना नॉर्मली सात्यम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी रात में लग गई, आप महीने से जाग रहे हो, 1 साल से जाग रहे हो, आपको फिर वो सात्यम में हो गया कि आपको रात में जग सकते हो क्योंकि आपकी ड्यूटी है। किसी को मान लो कि गाजर पसंद नहीं है, लेकिन किसी ने एक दिन ज़बरदस्ती खिलाई, इसमें गाजर का छोड़ो, इसमें अपन एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को एग्जाम्पल एक घूंट पिलाई तो वो फैल जाता है एक दिन, दूसरे दिन 1 गिलास पिलाई, फिर धीरे धीरे उसको डेली पिलाते गए, थोड़ी थोड़ी उसको अब हैबिट हो गई, उसको सात्यम हो गई। अब उसके असर नहीं होता उसको सात्यम। जैसे किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना कि जहर का असर नहीं होता, अपन ने अखबार में पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने धीरे धीरे सांप का जो स्नेक है उसका विष अपने शरीर में प्रवेश किया, बहुत कम मात्रा में, धीरे धीरे उसने इतनी मात्रा ले ली कि उसको अब जहर का असर ही नहीं होता, उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के काम आता है। तो समझ रहे हो ना सात्यम में क्या है? कि सात्यम उसे कहते हैं जो नियमित अभ्यास के कारण आत्मा के अनुकूल हो जाता है, ठीक है, उसे सात्यम में कहा जाता है। यह उचित होने से अनुकूल हो जाता है और इसे ही ओक सात्यम कहते हैं। जैसे कि ओक सात्यम, अब ये वर्ड आया ओक सात्यम यहाँ पे, ओक सात्यम में क्या था कि भाई जो गलत था, रात में जगना गलत है, दारू पीना गलत है, लेकिन फिर भी वो मतलब उस नियमित अभ्यास के कारण वो चीज़ उसके लिए ठीक हो गई। वो लगातार साल तक जगह, 2 साल तक जगह, उसके लिए उसका इफेक्ट नहीं डाल रही, कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रही, तो वो ओक सात्यम हो गया। जैसे वो स्नेक का जो विष था, जहर था, उसकी बॉडी में जा रहा था, वो नुकसानदायक था, लेकिन उसके नियमित अभ्यास के कारण वो नुकसानदायक नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? ओक सात्यम। नुकसानदायक होने के बावजूद भी उसमें बार बार उसका प्रयास करने के कारण उसमें उसने मतलब शरीर के लिए अनुकूल बना लिया, वो क्या हो गया? ओक सात्यम। समझ में आया? सात्यम में क्या है? सात्यम उससे कहते हैं जो नियमित अभ्यास के कारण आत्मा के अनुकूल हो जाता है, उसे सात्यम कहते हैं। और ओक सात्यम क्या है? जो मतलब गलत चीज़ थी लेकिन आपने उसको शरीर के लिए अनुकूल बना लिया। अभ्यास करना, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें आपको शरीर को नुकसान ही देती हैं, एक तरीके से नुकसान अच्छी देती हैं, अच्छा ही करते हैं, लेकिन आपको आलस आता है, लेकिन आप करने लगे बार बार तो आपको मजा आने लग गया, वो एक ओक सात्यम में हो गया। ठीक है, तो समझ में आया? तो सात्यम और सात्यम के विपरीत अनुकूल होने से असात्यम में कहते हैं। और असात्यम में किसे कहते हैं? जैसे किसी को दही सात्यम में नहीं है, दही पचता नहीं है, किसी को मांस नहीं पचता, किसी को कोई कुछ नहीं पता, तो वो असात्यम में, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार वो जो आपको पसंद नहीं है वो असात्यम में। ठीक है, तो सात्यम के प्रकार देखो, सात्यम 3 प्रकार का होता है, प्रवर, अवर और मध्य। प्रवर यानी क्या था? श्रेष्ठ। अवर क्या होता है? जो निम्न होता है। और मध्यम तो बीच का ही होता है। तो प्रवर देखो, सामने से देखो, सिंपल सी बात मैं मिटा देता हूँ। प्रवर, अवर, ठीक है, और मध्य। प्रवर में क्या होता है कि सभी 6 रसों का सात्यम होता है, भाई उसको 6 रस पच जाते हैं। अवर में क्या होता है? उसको 1 रस पचता है मात्र, कि बस उसको तो मीठा ही पसंद है, बस मीठा ही खाएगा। और मध्य में क्या है? 2-3 रस खा लेता है, 2 से 4 रस से यहाँ पर आराम से खा लेता है। 2 रस उसको नहीं पचते, किसी को तीखा पसंद नहीं है, किसी को कड़वा पसंद नहीं है। तो सात्यम कितने हो गए? 3 प्रकार का, प्रवर, अवर, मध्य। तो सात्यम एक तरीके से छोटा टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है कि जो मन के अनुकूल हो जाता है, नियमित अभ्यास से जो मन के अनुकूल हो जाता है वो सात्यम है, जो मन के अनुकूल नहीं होता वो असात्यम में है। ओक सात्यम में आपको मैंने बता दिया, जो विपरीत था, गलत था, लेकिन उसने आपने उसको अपने बॉडी के लिए अनुकूल बना लिया, बॉडी के लिए अच्छा बना लिया, वो हो गया ओक सात्यम में। ठीक है, तो अब करेंगे अपन अगला पॉइंट, आहार परिणाम करवाओ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको अगली वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।